सड़क के किनारे लगभग 53 साल की उम्र की महिला शायद किसी का इंतजार कर रही थी। वो बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखती और फिर इधर उधर देखने लगती। उसने फ़ोन पर किसी से बात की और फिर इंतज़ार करने लगी। उस महिला से थोड़ी ही दूरी पर खड़ी मनस्वी अपनी गाड़ी में बैठी ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार कर रही थी। मनस्वी की नज़र उस महिला पर पड़ी। उसे उस महिला की हालत कुछ ठीक नहीं लगी। उसे लगा कि शायद उस महिला की तबीयत ठीक नहीं है। वो महिला बार बार अपने चेहरे को रुमाल से पोंछकर साफ कर रही थी। मनस्वी को लगा कि उस महिला के पास जाकर उसकी तबीयत के बारे में पूछना चाहिए। वो अकेली है, हो सकता है उन्हें मदद की ज़रूरत हो। ये सोचकर मनस्वी गाड़ी से बाहर निकल उस महिला की ओर चल पड़ी। मनस्वी के पहुंचने तक वो महिला चकराकर गिरने ही वाली थी कि मनस्वी ने दौड़कर उन्हें संभालने की कोशिश की, मगर तब तक वो महिला चकराकर नीचे गिर गई। मनस्वी दौड़कर उनके पास गई और उन्हें पुकारने लगी, आंटी जी क्या हुआ आपको? मगर मनस्वी को कोई जवाब नहीं मिला। आंटी जी आंखें खोलिए ना, क्या हुआ आपको? वो महिला बेहोश हो चुकी थी। है कान्हा जी, ये तो बेहोश हो गई, अब मैं क्या करूं? फिर उसने आसपास देखकर आवाज़ दी कि शायद कोई उनके साथ हो। सुनिए, इनके साथ कोई है क्या? ये बेहोश हो गई हैं, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। मगर वहाँ कोई ऐसा नहीं था जो उनके साथ हो। हे कान्हा जी, अब मैं क्या करूँ? क्या मैं ही मिलती हूँ आपको ऐसे पंगों में फंसाने के लिए? तभी उसकी नज़र उस महिला के पास पड़े मोबाइल पर पड़ी, जो शायद गिरते समय उनके हाथ से गिर गया होगा। मनस्वी ने फ़ोन उठाकर सोचा, इनके फ़ोन से शायद कुछ मदद मिल सके। शायद कोई नंबर हो इसमें जिससे इनके घर वालों को इनके बारे में खबर की जा सके। मनस्वी ने फ़ोन चेक करने की कोशिश की, मगर फ़ोन में पासवर्ड लगा हुआ था, तो फ़ोन से भी उसे कोई मदद नहीं मिली। ओह! फ़ोन पर तो पासवर्ड लगा है, अब मैं क्या करूं? ओहो कान्हा जी, ये कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? मुझे तो अपने काम पर जाना है, मगर इन्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जाऊं? अगर इन्हें कुछ हो गया तो? अब फंसाया है तो ये भी बता दीजिए कि अब मैं क्या करूं? फिर वो कुछ सोचने लगी। वैसे काम पर जाना किसी की ज़िंदगी से बढ़कर तो नहीं हो सकता ना। और वैसे भी बैंक पहुंचने में अभी भी टाइम है, तो मैं इन्हें अस्पताल पहुंचा कर भी जा सकती हूँ। है ना कान्हा जी, ये ठीक रहेगा। इससे ये भी खुश, मैं भी खुश और आप भी खुश, है ना? फिर मनस्वी एक टैक्सी ड्राइवर की मदद से उस महिला को गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले गई। जो भी अस्पताल सबसे पहले नजर आया, मनस्वी उन्हें उस अस्पताल में ले गई और स्ट्रेचर पर लेटाकर उन्हें अस्पताल के अंदर ले गई। डॉक्टर ने उस महिला का इलाज शुरू किया। उनके सारे टेस्ट लेकर दवाई लिखकर दवाई की पर्ची मनस्वी को देकर बोला, ये दवाई अर्जेंट है, ज़रा जल्दी ला कर दो। मगर उन्हें हुआ क्या है, वो बेहोश क्यों हो गई? डॉक्टर बोला, उनका बीपी ज़्यादा डाउन होने से वो बेहोश हो गई थी। अच्छा हुआ तुम उन्हें वक्त पर यहाँ ले आई, अगर थोड़ी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। कहकर डॉक्टर चला गया। दवा की पर्ची लेकर मनस्वी जल्दी से दवाई लेने के लिए चली गई। वो कुछ सोचते हुए जा ही रही थी कि अब वो क्या करेगी कि तभी उस महिला के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया। मनस्वी ने खुश होकर जल्दी से फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मम्मी कहाँ हैं आप? मैं आपको कब से यहाँ ढूंढ रहा हूँ। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? आप कौन हैं? ये फ़ोन आपके पास कहाँ से आया? ये फ़ोन तो मेरी मम्मी का है, मैं उनका बेटा मृगांक बोल रहा हूँ। कहाँ है मम्मी? देखिए, आप उनके जो कोई भी हैं, आप जल्दी से यहाँ हॉस्पिटल में आ जाइए। हॉस्पिटल में क्यों? क्या हुआ है मेरी मम्मी को? आप जब यहाँ आएंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। आप ज़रा जल्दी आइए। फिर मनस्वी उनके बेटे के आने का इंतज़ार करने लगी। तभी नर्स ने आकर कहा कि दवाई जल्दी चाहिए ताकि जल्दी से उनका इलाज किया जा सके। अजीब उलझन में फंस गई थी मनस्वी। किसी की ज़िंदगी का सवाल था, अगर दवाई मिलने में देर हो गई तो मनस्वी की अब तक की सारी कोशिश बेकार हो जाएगी। दवा की पर्ची लेकर मनस्वी हॉस्पिटल की फार्मेसी में गई और वहाँ से दवाइयाँ ले जाकर डॉक्टर को दे दी और फिर उस महिला का इलाज शुरू हो गया। मनस्वी के पास और वहाँ रुकने के लिए टाइम नहीं था, तो वो उस महिला के पास एक नर्स को छोड़कर खुद अपने ऑफिस के लिए चली गई। शाम को बैंक से वापस आते हुए मनस्वी सुबह वाली महिला की तबीयत के बारे में जानने के लिए हॉस्पिटल पहुंची। वहां जाकर उसे पता चला कि उस महिला को अब होश आ चुका है और अब वो ठीक है। खुश होकर मनस्वी उस महिला के पास गई और बोली, कान्हा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अब आप ठीक हैं।
मुझे तो चिंता हो रही थी। मनस्वी को देखकर वो महिला मुस्कुराते हुए बोली, हाँ अब मैं ठीक हूँ। तुम शायद वही लड़की हो जो मुझे हॉस्पिटल लेकर आई थी। डॉक्टर ने बताया था मुझे तुम्हारे बारे में। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये आप क्या कह रही हैं आंटी जी? मैं भला कौन होती हूँ आपकी ज़िंदगी बचाने वाली? आपको कान्हा जी ने बचाया है, वो आपको बचाना चाहते थे। तभी तो मैं वहाँ पर थी, अगर मैं ना होती तो कोई और होता। मनस्वी उनके पास आकर बेड के पास रखा स्टूल खींचकर उस पर बैठ गई। तो वो महिला उसे प्यार से देखते हुए बोली, जैसे तुम खुद प्यारी हो वैसी ही प्यारी बातें करती हो। वैसे तुम चली कहाँ गई थी? मेरा बेटा तुमसे मिलना चाहता था, मगर तुम थी ही नहीं। मुझे अपनी जॉब के लिए जाना था, इसलिए चली गई थी। सॉरी, अगर जाना ज़रूरी ना होता तो मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जाती। कोई बात नहीं, यहाँ डॉक्टर और नर्स थे ना, और फिर बाद में मेरा बेटा भी आ गया था। तुम क्या करती हो बेटा? जी मैं बैंक में काम करती हूँ। ओह, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम आज लेट हो गई होंगी ना। अरे आंटी जी, आप क्यों सॉरी कह रही हैं? आपकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, इसमें आपकी क्या गलती है? लेकिन मेरी वजह से तुम लेट हो गई, ये आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी जी? मैं रोज़ तो वक्त पर पहुँच ही जाती हूँ। बस आज थोड़ा लेट हो गई। लेकिन अगर मैं उस वक्त उस हाल में आपको छोड़कर चली जाती और अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। आपकी मदद करके मुझे बहुत खुशी मिली है। छोटी सी उम्र में कितनी बड़ी बड़ी बातें करती हो तुम। आजकल कहाँ कोई किसी के लिए इतना करता है। मेरी वजह से तुम आज अपने ऑफिस लेट पहुंची, मगर इस बात का तुम्हें ज़रा भी अफसोस नहीं है। मनस्वी उस अनजान महिला के साथ बातें करने में मगन थी कि तभी उसके फ़ोन की रिंग बजी। उसने अपना फ़ोन देखा, फिर एकदम से खड़ी हो गई और बोली, अच्छा आंटी जी, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। अरे रुको तो ज़रा, मेरा बेटा डॉक्टर से मिलने गया है, वो बस आता ही होगा, तुम उससे मिलकर चली जाना। नहीं आंटी जी, मुझे थोड़ी जल्दी है, आपके बेटे से मैं फिर कभी मिल लूँगी। ओके आंटी जी, मैं चलती हूँ, बाय कहकर मनस्वी जल्दी जल्दी बाहर चली गई। वो औरत उसे आवाज़ें देती रही मगर वह नहीं रुकी। अजीब लड़की थी, इतनी सारी बातें कर गई मगर अपना नाम पता कुछ भी बताकर नहीं गई। उसी दिन, रास्ता छोड़िए हटिए, रास्ते से आपको दिख नहीं रहा है क्या? दोनों हाथों से ट्रे पकड़े कब से खड़ी हूँ। भगवान ने भी ना जाने कैसा पड़ोसी भेजा है। एक अनजान लड़की को घर के दरवाजे पर चाय की ट्रे लिए खड़ा देख मृगांक ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। अब घूरिए मत, पड़ोसी हूँ आपकी, चाय लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। मम्मी ने ज़बरदस्ती भेजा है, उन्हें ही शौक है पड़ोसी से रिश्ता निभाने का। मेरा अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है इन बातों में। अजीब लड़की है यह, पहली बार कोई किसी से इस तरह बात करता है। मन ही मन सोचते हुए मृगांक ने किनारे हटकर उसे अंदर जाने का रास्ता दे दिया। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, मम्मी ने आप लोगों के लिए चाय और पोहा भेजा है। आप लोग आराम से चाय पीकर अपनी थकान मिटाइए, मैं थोड़ी देर बाद आकर बर्तन ले जाऊंगी। वह जैसे धड़धड़ाती हुई आई थी वैसे ही बंद कार्टन के ऊपर चाय की ट्रे रखकर वापस जाने लगी। किसकी लड़की है यह? ना कुछ पूछा ना बताया और चुपचाप चाय नाश्ता रखकर चली गई। पापा मम्मी से पूछ ही रहे थे कि वह आधे रास्ते से वापस आ गई। अरे आंटी, आप यहाँ? क्या आप ही यहाँ रहने के लिए आई हैं? वैसे अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम यहाँ? जी आंटी, मम्मी ने कहा था कि चुपचाप नाश्ता रखकर चली जाना, अपना परिचय भी दे देना, और मैं हड़बड़ी में सब कुछ भूल भाल कर चली गई। मैं मनस्वी हूँ और हम बगल वाले घर में रहते हैं। आप लोगों के आने से मम्मी को बहुत खुशी है। बहुत दिनों से खाली पड़ा था ना यह घर, इसलिए मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई रहे या खाली रहे। पर मम्मी रोज़ कहती थी कि कोई आ जाए इस घर में तो रौनक हो जाए। अब हो गई उनकी रौनक और मेरी मुसीबत। अब रोज़ वे मुझे कुछ न कुछ देकर भेजा करेंगी यहाँ पर। आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं, मम्मी जैसी अच्छी पड़ोसी मिले हैं आप लोगों को। कहकर वे ज़ोर से हंसी और चलती हूँ कहकर चली गई। लेकिन दो ही पल बाद दरवाजे से ही फिर वापस आ गई और एक बड़े से कार्टन को हाथ से दबाते हुए पूछा, इस पर बैठ जाऊं? कुछ टूटने वाला सामान तो नहीं है अंदर? और वह उन लोगों के कुछ जवाब देने से पहले ही उस पर बैठते हुए बोली, होगा भी तो कौन सा मेरे भार से टूटने वाला है। मम्मी कहती हैं कि मुझसे भारी तो रूही के फाहे होंगे। आंटी जी, मैं यहाँ बैठ इसलिए गई हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मम्मी ने मुझे कुछ और भी कहने को कहा था, जो कि मैं भूल रही हूँ। अब वापस चली गई तो एक तो उनकी डांट खानी पड़ेगी, दूसरे दोबारा आना पड़ेगा, इसलिए सोचा थोड़ी देर रुक ही जाऊँ।
शायद बात याद आ जाए। अरे आप लोगों ने चाय पीनी शुरू नहीं की अभी तक? ठंडी हो जाएगी कहते हुए उसने कप उन सब की ओर बढ़ा दिए। देखिए बैठने का फ़ायदा हुआ ना। बात याद आ गई मुझे, मम्मी ने कहा है कि मैं आप लोगों से कह दूं कि आप लोग डिनर की चिंता ना करिएगा, क्योंकि डिनर वे बनाकर भेज देंगी, मैं ही लेकर आऊँगी, क्योंकि उनकी पार्सल गर्ल मैं ही हूँ। मैं तो मना कर रही थी, कह रही थी कि आसपास इतने सारे टिफ़िन सर्विस वाले रेस्टोरेंट हैं, उनके नंबर दे देती हूँ, मंगवा लेंगे आप लोग अपना खाना वहाँ से। पर वे बात माने तब ना। वे तो बस दूसरों के लिए कुछ करने का मौका ढूंढती रहती हैं। तो तुम भी तो कम नहीं हो बेटा, दूसरों की मदद करने में तो तुम भी पीछे नहीं रहती। उनकी बात सुनकर मनगांग के पापा बोले, माला क्या तुम पहले भी मनस्वी से मिल चुकी हो? उनकी बात सुनकर माला जी बोली, मैंने आपको बताया था ना कि सुबह जब मैं चक्कर आने से सड़क पर बेहोश हो गई थी तो एक लड़की ने मेरी बहुत मदद की थी। मनस्वी वही लड़की है। उसकी बात सुनकर मृंगांक और उसके पापा ने भी उसे धन्यवाद कहा। उनकी बात सुनकर, क्या अंकल जी आंटी जी बेहोश हो गई थी और उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने किया, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। मृंगांक ने घड़ी पर निगाह डाली। पूरे 20 मिनट हो चुके थे मनस्वी को घर में आए, पर इस 20 मिनट में वह 1 मिनट के लिए भी चुप नहीं रही और ना ही मृंगांक के मम्मी पापा को मौका दिया कि वो अपनी तरफ से भी कुछ और कह पूछ सकें। चाय चूंकि ठंडी हो चुकी थी इसलिए तीनों ने लंबे लंबे घूंट भरकर कप खाली कर दिए। कप नीचे रखते ही उसने झटपट कप उठाए और चलने को हुई। कप मैं लेती जा रही हूँ, कटोरियाँ बाद में कभी भी ले जाऊंगी। कप यहाँ रहे तो आप लोग सामान इधर उधर करने में तोड़ देंगे, तो हमारा तो सेट खराब हो जाएगा, इसलिए इसे तो ले ही जाऊंगी। इस बार वह गई तो तीनों ही फिर से इस उम्मीद से थोड़ी देर तक दरवाजे की तरफ देखते रहे कि अभी फिर से वापस आती ही होगी। पर जब थोड़ी देर तक वापस नहीं आई तो हम तीनों के मुंह से एक साथ ही निकल पड़ा, बड़ी अजीब लड़की है। मृगांक का ट्रांसफ़र इलाहाबाद से कानपुर हुआ था। सुबह वह सामान आने से पहले ही अपनी मम्मी पापा के साथ यहाँ पहुँच गया, तो अपनी मम्मी को ग्रोसरी खरीदने के लिए छोड़कर पापा के साथ बैंक के लिए निकल गया था, जहाँ उसकी मम्मी बीपी की वजह से बेहोश हो गई थी। मम्मी पापा के साथ कानपुर में किराए पर लिए इस घर पर मृंगांक का सामान ट्रक से उतरा ही था, तभी वह लड़की जिसने अपना नाम खुद ही मनस्वी बता दिया था आ पहुंची थी। वह चाहे कितनी भी अजीब रही हो, पर उसके लाए चाय नाश्ते ने सबके थके शरीर में जान डाल दी। और फिर वे अपनी मम्मी को आराम से बैठाकर स्फूर्ति के साथ सामान की सेटिंग में लग गए। टिंग टोंग अपने मुंह से ही बेल की आवाज़ करती हुई 8 बजे वह फिर हाजिर थी, हाथ में 2 बड़े-बड़े कैसरोल लेकर। डिनर ले आई हूँ, राजमा और रोटियां हैं। मम्मी तो चावल बना रही थी, पर मैंने ही कहा रोटियां बना दो, कहीं शुगर वूगर हुआ आप लोगों को तो दोबारा रोटी बनानी पड़ेगी। रोटी ही ठीक है, खाकर शुगर वाले भी खुश और बिना शुगर वाले भी खुश। अरे वाह, काफ़ी सामान लगा लिया है आप लोगों ने इतनी ही देर में। केसरोल पास की एक कुर्सी पर रखकर अब वह हमारे घर का घूम घूम कर निरीक्षण करने लगी थी। आंटी जी अंकल जी आप लोग यह कमरा लीजिएगा, बुजुर्ग लोगों के लिए यह कमरा ठीक रहेगा और आपके लिए वह कमरा ठीक रहेगा। उसने मेरी तरफ देखते हुए कॉर्नर वाले कमरे की तरफ इशारा किया। तुम्हें वास्तु ज्ञान है क्या बेटा? मम्मी ने बहुत उत्साहित होकर पूछा। जी आंटी थोड़ा बहुत, पर वास्तु की सलाह मैं उसे देती हूँ जो ज़बरदस्ती लेना चाहता है। खुद मैं ना उस पचड़े में पड़ती हूँ और ना ही किसी को उलझाना चाहती हूँ। आप लोगों को यह सलाह मैं वास्तु के आधार पर नहीं, स्वास्थ्य और सुविधा को ध्यान में रख कर दे रही हूँ। उस कमरे की खिड़की पूरब दिशा की ओर खुलती है। सुबह सुबह की ताज़ी धूप और दिन भर की पूर्वी हवा आप लोगों के कमरे को तरोताज़ा रखेगी। और सबसे बड़ी बात, उस कमरे की एक खिड़की पार्क की तरफ खुलती है। शाम को वहाँ खेलते बच्चों को देखकर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जब आप सुबह शाम लोगों को पार्क में टहलते देखेंगे तो आप लोग भी रोज़ सैर करने निकलेंगे और स्वस्थ रहेंगे। और आपके कमरे की एक खिड़की गर्ल्स कॉलेज की तरफ खुलेगी, आपकी सुबह शाम भी अच्छे से कटेगी। उसने धीरे से मेरे पास आकर कहा। तो मैं बुरी तरह हड़बड़ा गया। पहली ही मुलाकात में कोई लड़की इतनी बेतकल्लुफ़ हो सकती है, यह मेरी तो सोच से भी परे था। हे भगवान, कैसी लड़की है यह। उसके जाते ही मैं मम्मी पर भड़क उठा। मम्मी इससे और इसके घर वालों से दूर ही रहिएगा। आज का खाना नाश्ता ले लिया, बहुत हो गया। कल से कुछ भी लेकर आए तो उल्टे पाँव लौटा दीजिएगा और मुझे तो खासकर इन लोगों से दूर ही रहने दीजिएगा।
अभी बता दे रहा हूँ, कल से अगर ये लड़की घर में आई तो मैं चुपचाप अपने कमरे में चला जाऊँगा। आप मुझसे नाराज़ मत होइएगा। मृगांक को शुरू से ही लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं था। फिर ऐसे बिना मतलब बातें करने वाले और दूसरों के घरों में इंटरफेयर करने वाले लोगों से तो सख्त नफरत थी उसे। हालांकि उसकी मम्मी को उसका अनसोशल होना पसंद नहीं था, पर अब उन्होंने उसे रोकना टोकना छोड़ दिया था। शायद बेमन से ही सही, उसका स्वभाव अब बदलेगा नहीं, यह मान लिया था उन्होंने। मृगांक पंजाब नेशनल बैंक में पीओ की पोस्ट पर 3 साल पहले नियुक्त हुआ था। पढ़ाई में शुरू से ही बहुत तेज रहा था। सपना तो प्रशासनिक सेवाओं में जाने का देखा था, पर 2 बार लिखित परीक्षा तक तो पहुंचा, पर इससे आगे सफलता नहीं पा सका। बैंक पीओ में सिलेक्शन हो गया तो उसे ही ज्वाइन कर लिया। बचपन में सब उसे जीनियस कहा करते थे, शायद इस वजह से उसके अंदर घमंड भर गया था। हर एक को अपने से कमतर आंकने की उसको आदत पड़ गई थी। दिन रात किताबों और कंप्यूटर में सिर गड़ाए वह दुनियादारी को एकदम फालतू का विषय मानता था। माला जी की चलती तो वह बहुत पहले ही अपने लिए बहू ले आई होती, लेकिन मृगांक को अपने लिए कोई परफेक्ट मैच दिखता ही नहीं था। उसको तलाश थी ब्यूटी विद ब्रेन की, और वह भी एक ऐसी लड़की में जो सास ससुर की सेवा एक पैर पर खड़ी होकर कर सके। अब ईश्वर ने कोई इतना अनोखा पीस बनाया ही नहीं, तो उसमें उस बेचारे की भी क्या गलती है। यह बात माला जी को समझ में ही नहीं आती थी, इसलिए शादी को लेकर वह गाये बेगाये अपना गुस्सा मृगांक पर उतारती रहती थी। दूसरे दिन सुबह पेपर वाले के बेल बजाने से सबकी नींद खुली। खाली पड़े घर में किसी के आ जाने का संकेत बाहर से पाकर उसने बेल बजा दी थी। सर, पेपर लगवाना है? हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक जागरण डाल जाया करो। कोई मैगजीन? हिंदी इंग्लिश कोई भी, सारी मैगजीन मंगवाती है हमारी एजेंसी। हाँ, मुझे हिंदी मैगजीन चाहिए, पर अगले महीने से। इस महीने तो सारा समय घर की सेटिंग में निकल जाएगा, पढ़ने का समय ही नहीं मिलेगा। हाथ में चाय का कप लिए पेपर वाले की आवाज़ सुनकर बाहर आती हुई माला जी ने कहा, आंटी, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों की बहुत सारी मैगजीन लेती हूँ। एक बार पढ़ने के बाद सब नई ही पड़ी रहती हैं। मैं दे जाया करूँगी आपको, आप ना लीजिएगा पेपर वाले से, बिना मतलब पैसे वेस्ट जाएंगे। बगल के घर से आवाज़ आई तो मृगांक और उसकी मम्मी ने एक साथ उधर देखा। कार की ड्राइविंग सीट पर बैठी वही लड़की धीरे धीरे अपनी कार रिवर्स करके गेट से बाहर करते हुए उनसे ही बात कर रही थी। वह शायद जल्दी में थी इसलिए रुकी नहीं, केवल हाथ से बाय का इशारा करती हुई निकल गई। यह तो मनस्वी ही थी ना, मम्मी बोली। लग तो उसके जैसे ही रही थी, पर यह उसकी बहन होगी, मृगांक ने कहा, क्योंकि इस लड़की और कल वाली लड़की का कोई मेल नहीं था। कहाँ वो बेसिर पैर की बातें करने वाली बकबकी लड़की, और कहाँ कलफदार साड़ी में लिपटी आत्मविश्वास से भरी ये चुस्त दुरुस्त लड़की। पर यह इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही होगी? माला जी ने ऐसे पूछा जैसे वे मृगांक को बताकर जा रही है। पर मृगांक का दिमाग तो यह निश्चित करने में लगा था कि यह कल वाली लड़की ही थी या उसकी बहन। शक्ल से तो कल वाली लड़की ही लग रही थी, पर जिस तरह से बात की है इसने, उससे तो यही लग रहा है कि वह यह लड़की हो ही नहीं सकती। खैर, कोई भी हो, मुझे क्या, सोचते हुए मृगांक तैयार होने के लिए अंदर आ गया। मृगांक को इंटरनेट का कनेक्शन लेना था। कौन सा कनेक्शन ले, यह जानने के लिए किसी पड़ोसी से जानकारी लेना ज़रूरी लग रहा था। इसलिए शाम को वह बार बार बाहर निकलकर देख रहा था कि कोई दिखे तो उससे पूछे। काफ़ी देर तक भी जब कोई नहीं दिखा तो उसने माला जी से कहा, बगल वाले घर से मनस्वी को ही आवाज़ देकर कहिए कि अपने भाई वगैरह किसी को भेजे तो मैं उनसे पूछ लूँ। माला जी के आवाज़ देने पर मनस्वी ही बाहर आई। जी आंटी। बेटा, मृगांक को इंटरनेट कनेक्शन के लिए जानकारी लेनी थी, कोई हो तो भेजना ज़रा। यहाँ माला जी का मतलब किसी पुरुष को भेजने से था। आई तो हूँ मैं, इतनी लंबी चौड़ी, पूछिए क्या पूछना है। उसने माला जी की बात का जवाब उनके पीछे खड़े मृगांक को देखते हुए दिया और ज़ोरदार ठहाके के साथ हंस पड़ी। पागल कहीं की, इसके साथ सिर खपाने से तो अच्छा है मैं कल बैंक में पता कर लूँगा किसी से। सोचकर उसे इग्नोर करते हुए मृगांक अंदर जाने को मुड़ा। तब तक उसकी आवाज़ सुनाई दी, इंटरनेट का कनेक्शन लेना है ना? एयरटेल का ब्रॉडबैंड अच्छा है, 800 के प्लान में 50 Mbps की स्पीड और 1000 GB डाटा मिलता है, हमने यही लगवा रखा है।
उसकी बात मृंगांक ने सुन ली, पर बदले में उस पर ऐसी नज़र डाली कि उसको साफ साफ समझ में आ गया कि उसकी दी सलाह को उसने कोई तवज्जो नहीं दी है। हालांकि एक आध और लोगों से पता करने पर भी सबने एयरटेल का ही प्रेफर किया और मृंगांक ने लगवाया भी वही। पर जब दूसरे दिन मनस्वी ने यह जानना चाहा कि उसने कनेक्शन ले लिया है या नहीं, तो उसने कहा कि मैंने कई लोगों से बात की और लोगों ने भी एयरटेल को ही अच्छा बताया, तो मैंने वही लगवा लिया है। वह उसे जताना चाहता था कि केवल उसकी सलाह पर उसने विश्वास नहीं किया था। मरंगाक के मम्मी पापा तो मनस्वी और उसकी मम्मी जैसे हेल्पफुल पड़ोसी पाकर खुद को धन्य महसूस कर रहे थे। किसी नई जगह पर ऐसे पड़ोसी मिल जाएं तो वहाँ एडजस्ट करना बड़ा आसान हो जाता है। किसी भी समस्या का समाधान चटपट हो जाता है। सामान की सेटिंग ही हो जाए तो एक दिन उन लोगों को खाने पर बुला लेना। बहुत मदद की है इन लोगों ने हमारी। खाने पीने के बहाने एक दूसरे को और अच्छी तरह जान भी लेंगे और धन्यवाद भी कह लेंगे उन्हें। मरंगांग के पापा ने उसकी मम्मी से कहा, बुलाना होगा तो किसी वर्किंग डे में लंच पर बुला लीजिएगा ताकि मैं न रहूं। घर में मरंगांक ने उनकी बात सुनकर चिढ़ते हुए कहा, ऐसे लोगों को झेल पाना मेरे वश की बात नहीं है। चूंकि प्रस्ताव उसके पापा ने रखा था, इसलिए उसने अपने स्वर में भरसक संयम बरतते हुए कहा, अगर यही बात मम्मी ने कही होती तो उसका रिएक्ट करने का तरीका कुछ और ही होता। मरंगांक बेटा, लोगों को इतना इग्नोर करना अच्छी बात नहीं है। पापा, मैं सबको तो इग्नोर नहीं करता, पर उस लड़की से मुझे ना जाने क्या प्रॉब्लम होती है। उसने अपना इम्प्रेशन ही ऐसा डाला है कि देखते ही गुस्सा आ जाता है। बेटा, अक्सर ऐसा होता है कि शुरू में जिस लड़की को देखते ही गुस्सा आ जाता है, उससे ही बाद में हमें प्यार हो जाता है। बचकर ही रहना उससे। उसके पापा ने ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहा, तो मम्मी भी मुंह दबाकर हंस पड़ी। ऐसी ही लड़कियों से प्यार हो जाना होता मुझे तो अब तक बहू के लिए तरस न रही होती आप। मरंगांक अपनी मम्मी को घूरते हुए होश बेसिन की ओर बढ़ गया। नया शहर, नई ब्रांच, नए लोग, सबके साथ तालमेल बैठाने में दिन कैसे गुजर रहे थे पता ही नहीं चल रहा था। एक दिन सुबह सुबह कानपुर में ही रहने वाले मरंगांक के दोस्त संकल्प का फ़ोन आ गया। साले 10 दिन से ऊपर हो गए तुझे कानपुर आए, अभी मिलने की फुर्सत नहीं मिली तुझे? अरे यार, मिलता हूँ जल्दी किसी दिन। अभी तो घर और बैंक दोनों ही जगह व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। वह तो मैं समझ सकता हूँ यार, पर आज जैसे भी हो थोड़ा समय निकाल मेरे लिए। कुछ ज़रूरी काम है तुझसे। मैं 11 बजे के करीब तेरे बैंक आ रहा हूँ। 11 बजे संकल्प मरंगांग के पास आया तो उसने थोड़ी देर के लिए मरंगांग को अपने साथ स्टेट बैंक चलने की बात कही। यार, स्टेट बैंक से लोन ले रहा हूँ। अब तक तो मैं अकेले चक्कर मार मार कर परेशान हो रहा था, पर अब तू आ गया है तो सोचा तुझे साथ लेकर चलूं, शायद काम जल्दी हो जाए। तू बैंक वाला है तो बैंक वाले मेरी ना सही तेरी तो कदर करेंगे ही। संकल्प मरंगांक का बचपन का दोस्त था, इसलिए उसके लिए समय निकालना ही था उसे। स्टेट बैंक की ब्रांच भी पास में ही थी, इसलिए मरंगांक अपने मैनेजर को बताकर थोड़ी देर के लिए संकल्प के साथ स्टेट बैंक चला गया। मरंगांक ने अपना परिचय दिया तो उन्हें तुरंत ही बैंक मैनेजर से मिलने के लिए उनके केबिन में जाने दिया गया। अंदर मैनेजर की कुर्सी पर बैठी लेडी को देखकर मृंगांक को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। तुम, मेरा मतलब आप यहाँ की मैनेजर हैं? बोलने के बाद मृंगांक ने अपने स्वर को तुरंत परखने की कोशिश की कि कहीं उसके अंदर की तिरस्कार वाली भावना इस समय भी उसके शब्दों में तो नहीं झलक आई है। उस दिन वाली लड़की यानी मनस्वी बैंक मैनेजर की कुर्सी पर विराजमान थी। गुलाबी रंग की सलीके से बंधी साड़ी में वह गुलाबी गुलाब सी सुंदर लग रही थी। सादगी और सुंदरता का संगम थी उसकी सुंदरता। कोई भी देखे तो एक पल के लिए पलक झपकना भूल जाए। आंखें इतनी मासूम थी कि कोई उन आंखों में खो जाए। मरंगांक एकटक उसे देखता रहा। ओ, यू मिस्टर मरंगांक, मुझे तो पता ही नहीं था कि पड़ोसी होने के साथ साथ आप एक बैंकर भी हैं। वाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, आई एम सो सॉरी। उस दिन के बाद से इतनी फुर्सत ही नहीं मिली कि हम एक दूसरे के बारे में कुछ जान पाएं या बता पाएं। कहते हुए उसने उन्हें बैठने का आग्रह किया। उसकी आवाज़ से मरंगांक की तंद्रा टूटी तो उसने अपनी नज़रें उसके चेहरे से हटा ली और यंत्र चालित सा सामने की कुर्सी पर बैठ गया। पर जिस रौब के साथ वह संकल्प के साथ वहाँ आया था, अचानक वह ना जाने कहाँ गायब हो गया। उसकी जबान जैसे तालू से चिपक गई। संकल्प ने मनस्वी से अपने लोन के संबंध में क्या क्या बात की और कौन कौन से पेपर साइन कराए, कब उनके सामने चाय आए और उन्होंने पीकर ख़त्म कर डाली,
उसे कुछ जैसे ही याद ही नहीं रहा। चलें, कहते हुए जब संकल्प उठकर खड़ा हुआ तो मृंगांक जैसे सोते से जागा। कभी घर पर आइए, कहते हुए मनस्वी ने सलीके से उन दोनों से हाथ मिलाकर उन्हें विदा किया। बैंक में हुई मुलाकात के बाद मनस्वी उसके वजूद पर छाने लगी थी। लाख कोशिशों के बाद भी वह उस पर से अपना ध्यान नहीं हटा पा रहा था। उसके गर्मजोशी भरे हथेलियों के स्पर्श को वह बार बार अपनी मुट्ठी बंद करके महसूस करने की कोशिश करने लगा था। उसे ऐसा लगने लगा था कि मैं जितना ही उस पर से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, वह उतना ही मुझे अपनी ओर खींच रही है। मृंगांक को ऐसा लगता कि वह अपना कुछ गंवा आया है वहाँ। उसकी आंखों के सामने बार बार मनस्वी की तस्वीर आने लगती। उसके कहे शब्द और आत्मविश्वास से लबरेज उसका चेहरा। उनसे बातें करते करते लगातार फाइलें साइन करना, बज रहे एक के बाद एक फ़ोन को रिसीव करना और सधे शब्दों में कही उसकी बातें, बस अब वही सब कुछ दिन रात उसकी आंखों के सामने घूमा करता था। उसकी सादगी, उसका भोलापन मृंगांक को अपनी तरफ खींच रहा था। उसकी आंखों में हरदम मनस्वी का चेहरा घूमने लगा। उसे महसूस होने लगा कि उसका चैन छिन गया है। जिस लड़की को वह कल तक पागल, बेवकूफ़, झल्ली, न जाने क्या क्या संबोधन दिए जा रहा था, वह उससे योग्यता में 4 कदम आगे है। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? दिन रात अब उसका ही ध्यान क्यों आ रहा है मुझे? क्या जिससे पहली मुलाकात में नफरत करने लगा था, उससे दूसरी मुलाकात में मैं प्यार करने लगा हूँ? मृंगांक बेहद बेचैन रहने लगा। ऐसा तो नहीं था कि उसने कभी कोई खूबसूरत लड़की देखी नहीं थी, मगर उसकी नज़रें आज तक किसी के चेहरे पर ऐसे ठहरी नहीं थी। वो खुद पर हैरान था कि ऐसा क्यों है। क्यों उसका दिल मनस्वी की ओर खिंचा चला जा रहा है? आखिर क्यों वो उसके चेहरे से अपनी नज़रें नहीं हटा पाया था? इस तरह के कई सवाल उसके दिलो दिमाग में घूम रहे थे, जिनके जवाब वो खुद भी नहीं जानता था। अपने दिल का हाल कहे तो किससे? मरंगांक पहले से भी ज़्यादा अपने आप में सिमटने लगा। मरंगांक के मन में धीरे धीरे मनस्वी अपनी जगह बना रही थी, और यही बात मरंगांक को काफ़ी बेचैन कर रही थी। उसके दिल में एक मीठा मीठा सा दर्द था जो उसे तड़पाने के साथ साथ लुभा भी रहा था। अपने उसूलों का पाबंद और सख्त मिजाज मरंगांक उस दिन के बाद पहले जैसा नहीं रह गया था। अब वो अपने आप में खोया हुआ सा रहने लगा था। अपनी ज़िंदगी में आए इस बदलाव को, इस एहसास को वो क्या नाम दे, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद से उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो मासूम सी लड़की जो ज़बरदस्ती एक दिन उनके घर में घुस आई थी, घर के साथ कब वो चुपके से उसके दिल में छुप कर बैठ गई, ये खुद उसे भी पता नहीं चल सका। मरंगांग को महसूस होने लगा था कि शायद यही वह ब्यूटी विद ब्रेन है जिससे मिलाने के लिए भगवान ने मुझे इलाहाबाद से कानपुर भेजा है। मरंगांग, तुझे एक बात बताऊंगी तो मेरी ही तरह तू भी हैरान रह जाएगा। एक दिन खाना खाते समय उसकी मम्मी ने उससे कहा। कौन सी बात? मनस्वी कॉलेज गोइंग गर्ल नहीं है, वह तो स्टेट बैंक में मैनेजर है। आज ही उसकी मम्मी ने बताया मुझे। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ सुनकर। मैं तो यही समझती थी कि वह कॉलेज जाती होगी पढ़ने। देखने में तो बिल्कुल छोटी सी दिखती है, माला जी ने बड़े उत्साह से बताया। पर मृंगांक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना पाकर पूछ बैठी। क्या हुआ, तुझे आश्चर्य नहीं हो रहा सुनकर? नहीं, क्योंकि मैं मिल चुका हूँ उससे बैंक में। मुझे पता है कि वह बैंक मैनेजर है। संकल्प के साथ लोन के सिलसिले में गया था उसके बैंक में। तो तूने हमें क्यों नहीं बताई यह बात? माला जी नाराज़ होते हुए बोली। अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो मिला हूँ। काम का इतना प्रेशर है आजकल कि आप लोगों को बताना याद ही नहीं रहा। मरंगाक अपनी खिसियाहट छिपाने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि वह उससे बेहतर है और धीरे धीरे उसके दिल में उतर गई है। इस सच्चाई को वह अभी तक ठीक से पचा नहीं पाया था। चलो गनीमत है, अब कम से कम उसे अपने घर में आने देने लायक तो समझेगा तू। खामख्वाह इतनी अच्छी लड़की के लिए अपने मन में इमेज खराब किए बैठा था। पूछ लो इससे कि अगर ये लड़की को इस घर में आने लायक लगे तो हम गाजे बाजे के साथ ले आएं उसे। उनके पापा हमेशा की तरह मजाकिया मूड में थे, पर मरंगा हर बार की तरह इस बार पापा के मजाक का कोई करारा जवाब नहीं दे पाया। उसके अंदर आए परिवर्तन के एहसास ने उसे खामोश रहने दिया था। मृगांक, अब तो तुझे मनस्वी और उसके परिवार वालों से कोई परेशानी नहीं है ना? तो कल संडे को उसे और उसकी मम्मी को लंच पर बुला लेते हैं। बहुत मदद की है उन लोगों ने हमारी, एक छोटी सी थैंक्स गिविंग पार्टी तो देनी ही पड़ेगी उन लोगों को। माला जी ने कहा। ठीक है, बुला लीजिए, कहकर मृगांक ने अपनी सहमति दे दी और उठकर अपने कमरे में चला गया।
किसी लड़की के कितने रूप हो सकते हैं, यह उस दिन मृंगांक मनस्वी को देखकर सोच रहा था। आज ना ही वह पहले दिन वाली अल्हड़ बेफिक्र लड़की थी और ना ही बैंक मैनेजर की कुर्सी पर बैठी चुस्त सजग और कर्मठ अधिकारी। जीन्स और गुलाबी कुर्ती पहने एक घरेलू और जिम्मेदार बेटी सी माला जी के साथ किचन में लगी मनस्वी उसे अपने सपनों में सजी जीवन संगनी लग रही थी। कैसा जादू था उसका कि उसने चंद दिनों में ही मृंगांक के अहंकार को छिन भिन कर पाषाण से इंसान बना दिया था। उसके सपने मूर्त रूप लेने लगे थे। वह अपने आप को तौल रहा था कि उसे आई लव यू कहने की हिम्मत कर पाएगा कभी या नहीं। घर में उसकी उपस्थिति से मृंगांक इस वक्त बहुत नर्वस हो रहा था। मदद के बहाने मनस्वी के पास जाना उसके स्वभाव के बिल्कुल प्रतिकूल था। पर इससे पहले प्यार की खूबसूरत अनुभूति भी तो नहीं हुई थी उसे, और अंत में खुद को रोक न पाने की स्थिति में किचन से प्लेट लेकर आती उस अजीब लड़की के हाथ से प्लेट उसने आगे बढ़कर ले ली और डाइनिंग टेबल पर लगाने लगा। उसका सानिध्य अच्छा लग रहा था। भाभी जी, आपकी बेटी तो बहुत प्यारी और होनहार है। इसने तो पहले ही दिन अपनी प्यारी बातों से हम सबका दिल जीत लिया था। खाना शुरू होते ही माला जी ने बातों का सिलसिला शुरू किया। अब तो आप लड़का भी देख रही होंगी इसकी शादी के लिए। अपनी मम्मी के मुंह से मनस्वी की शादी की बात सुनकर अचानक से मृंगांक का गला सूख गया। गिलास उठाकर दो घूंट पानी पीकर उसने जल्दी से अपना गला तर किया। मनस्वी मेरी बेटी नहीं, बहू है। मेरे इकलौते बेटे समन्यु की विधवा। मृंगांक के हाथ से गिलास झटके से छूटकर नीचे गिर गया। ओ, उसके मम्मी पापा के मुंह से एक साथ निकला। पता नहीं क्यों मगर मृंगांक को ऐसा लगा कि सुनकर मम्मी को भी अपने हाथ से कुछ छूटता सा लगा। आई एम सॉरी भाभी जी। दरअसल मनस्वी को देखकर हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं। हम तो आज तक इसे आपकी बेटी ही समझते आए हैं। माला जी भी मनस्वी की सच्चाई जानकर हतप्रभ थी। थोड़ी देर पहले तक औपचारिक खुशी का वातावरण गमगीन हो गया। मनस्वी की सांस की आंखों से आंसू की अविरल धारा बहने लगी और उधर मनस्वी अपनी कुर्सी पर बैठी चम्मच से पुलाव के दानों को इधर से उधर करने लगी। पागल है ये, किसी को एहसास नहीं होने देना चाहती है अपने अंदर के दर्द का। वह गजल सुनी है ना आप लोगों ने? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? सोचती है बिना मतलब हंसती हंसाती रहेगी तो इसके अंदर के दर्द तक कोई झांक नहीं पाएगा। मैं अपने कलेजे पर पत्थर रखकर समझाती रहती हूँ इसे कि अपने बारे में सोच। पहाड़ सी जिंदगी पड़ी है आगे, शादी कर ले दूसरी। पर इसे किसी की सुननी हो तब ना। वह तो बेटा होकर छोड़कर चला गया, पर यह बहू होकर नहीं जा रही मुझे छोड़कर। मेरे लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। कहती है क्या कमी है मेरी ज़िंदगी में? सब कुछ तो है मेरे पास सिवाय समन्यु के। समन्यु आपका प्रतिरूप थे, आपके रूप में मैं उन्हीं को देखती रहती हूँ। आप खुश होती हैं तो ऐसा लगता है समन्यु मुस्कुरा रहे हैं। समन्यु की मुस्कुराहट से कैसे दूर जा सकती हूँ मैं? 2 साल पहले ही तो समन्यु की दुल्हन बनकर आई थी वह। कैसे सुंदर पल थे। मैंने अपनी एक सहेली के यहाँ शादी में देखा था मनु को। लंबे घने नागिन जैसे बाल, हिरनी सी चंचल आंखें, गुलाबी लहंगे में वह तितली जैसी मंडरा रही थी। मनस्वी, जब मेरी नज़र इस पर पड़ी तो मैं तो इसे देखती ही रह गई। क्या देख रही है रमा? जब सहेली ने पूछा तो मैंने इशारे से पूछा, ये लड़की कौन है? अरे तुमने पहचाना नहीं? अपने राजन भाई साहब की बिटिया है मनस्वी। बहुत सुंदर और गुणों की खान है मनु। कभी किसी ने इसकी ऊंची आवाज़ भी नहीं सुनी होगी। मेरी सहेली अपनी ही रो में बोले जा रही थी और मैं मन ही मन मनस्वी को अपनी बहू बनाने का निर्णय ले चुकी थी। जल्दी ही मनस्वी बहू बनकर हमारे घर आ गई। छोटा सा परिवार था हमारा, समन्नी, उसके पापा और मैं। मनस्वी बहुत प्यारी थी, जल्दी ही परिवार में घुल मिल गई। समन्यु भी मनस्वी को पाकर बहुत खुश था। और फिर टू बी कंटिन्यूड।